रात के यही कोई 12:30 बज रहे थे। हर और खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी। माँ वो फिर से आ गई है। वो देखो, कमरे में खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो ले जाएगी मुझे। तेरे कमरे में कोई नहीं है बेटा, तुझे वहम हो रहा है। दवाइयाँ खाकर सो जा मेरे बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, कोई दवाई नहीं खानी मुझे। आप लोग बार बार नींद की दवाइयाँ खिलाकर मुझे सुला देते हो। वो यही है, मेरे आसपास ही है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा है, आंखों से खून बह रहा है। मैं जितना चिल्लाता हूँ उतना ही मुस्कुराती है वो। देखो, अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पता नहीं है क्या हो गया है मेरे बच्चे को। जरूर कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। मैं आज ही इसके लिए बड़े पंडित जी के पास जाकर धागा बनवा कर लाती हूँ। विनेश की माँ माधुरी बेटे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत परेशान थी। इसलिए उसी दिन वो बड़े पंडित जी के पास जाती है और एक धागा लाकर अपने बेटे की बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक से बदलते हुए व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने आसपास कोई ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे परिवार में बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था। रात का समय था। विनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात के समय विनेश की छोटी बहन रिंकी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। अचानक ही उसे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर रिंकी घबराकर विनेश के कमरे के दरवाजे पर जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर पहुंचती है तो देखती है सामने उसका भाई बालकनी की मुंडेर पर खड़ा हुआ नीचे देख रहा है। अचानक वो मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी जिसे देखकर रिंकी का दिल दहल गया था। इससे पहले कि रिंकी कुछ कर पाती, विनेश वहां से नीचे कूद जाता है। एक क्षण के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अगले ही पल रिंकी के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है, जिसे सुनकर रिंकी के माँ बाप दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इस कहानी की लेखिका है यशोधरा सुसैनी। दो दोस्त राहुल और अमित गांव से शहर एक अच्छी नौकरी की तलाश में आए थे। क्योंकि उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो शहर चलते हैं, वहीं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे। शहर जाने के बाद वे 2-3 दिन यूं ही भटकते रहे, क्योंकि उन्हें अपने बजट में रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा नहीं मिल रहा था। तब रोहित कहता है, यार मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक अच्छा सा कमरा ले सकूं। घर से कुछ रुपए मिले हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, उनसे किराए का कमरा लेना मुश्किल है। अब तुम ही बताओ क्या करें? क्या कोई सस्ता सा फ्लैट ढूंढें? यार मेरी भी वही हालत है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई अच्छा सा कमरा ले सकूं। तुम तो जानते ही हो, मेरी माँ कभी मुझे इतने पैसे नहीं देंगी कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर रह सकूं। मुझे लगता है कि हमें इसी शहर में अपने बजट के हिसाब से ही कोई ठीक ठाक कमरा ढूंढना पड़ेगा। जितने पैसे हैं उतने में ही कोई कमरा देखते हैं। अगर रहने लायक हुआ तो वहीं रहेंगे, नहीं तो कहीं और देख लेंगे। वैसे भी हम कब तक ऐसे रह सकते हैं? बस एक बार कोई अच्छा कमरा और एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। बताओ क्या कहते हो? चलें कमरा देखने? मैं एक आदमी को जानता हूं जो मेरे चाचा का दोस्त है, उससे पूछते हैं। शायद वह हमें कोई ऐसी जगह बता दे जहां सस्ते में कमरा मिल जाए। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया। बिल्डिंग का चौकीदार उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, बेटा अगर हो सके तो कोई दूसरा फ्लैट देख लो। राहुल हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, फ्लैट में क्या भूत रहता है क्या? चौकीदार कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चाबी दे दी। फ्लैट का नंबर था 13। अमित ने धीरे से कहा, भाई 13 नंबर थोड़ा अजीब नहीं है? राहुल बोला, अरे यार नंबर से क्या होता है, चल अंदर चलते हैं। दोनों फ्लैट के अंदर गए। फ्लैट थोड़ा पुराना था लेकिन रहने लायक था। रात के यही कोई 12:30 बज रहे थे।
घर और खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी। दोनों सामान जमाकर सोने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक किचन से कोई आवाज आई। अमित ने डर कर पूछा, तू किचन में गया था क्या? राहुल बोला, नहीं, मैं तो यहीं था। दोनों धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित बोला, शायद हवा होगी। दोनों वापस कमरे में आ गए। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, इस बार बाथरूम से। राहुल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर नल खुद ही चल रहा था। राहुल ने नल बंद किया। दोनों अब थोड़ा डर गए थे। रात 3:10 पर अचानक फ्लैट की लाइट टिमटिमाने लगी। अमित बोला, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल हिम्मत करके अंदर गया। कमरे में सब ठीक था।